इसकी प्रॉपर्टीज के बारे से हम जानते हैं, है ना। 68.26% ऑफ वैल्यू लाइज बिटवीन प्लस माइनस 1 सिग्मा फ्रॉम द मीन, है ना। अगर प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा के बीच में वैल्यू देखेंगे तो 68.26% अपन को वैल्यू मिलेंगी। प्लस माइनस 2 सिग्मा को देखेंगे तो 95.46% की वैल्यूज हमको दिख जाएंगी। और 3 सिग्मा की वैल्यू हम देखेंगे, है ना, तो उसमें 99.73% की हमको वैल्यू दिख जाएगी। ठीक है, तो ये रहता है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 6 सिग्मा तक जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देख सकते हैं म्यू और सिग्मा दिया गया, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू और सिग्मा को। म्यू अगर 0 है और सिग्मा इज इक्वल टू 1 है, तो हम कौन से कलर को देखते हैं? ये ब्लू कलर। ठीक है, ये देखिए ब्लू कलर दिख रहा होगा, है ना, प्रॉपर। म्यू इज इक्वल टू 0, सिग्मा इज इक्वल टू 0.5 है, तो हम देखते हैं ये बीच वाला। ठीक है, ये एकदम टिप पे। म्यू इज इक्वल टू 0, सिग्मा इज इक्वल टू 2 है, तो हम ये डार्क ब्लू अगर कहीं पर है, ये वाला कलर, ये थोड़ा डार्क दिख रहा है। म्यू इज इक्वल टू -1 और सिग्मा इज इक्वल टू 1 है, तो ये ऑरेंज वाला ऐसे दिखेगा। ठीक है, मतलब हल्का ग्रीन कलर दिख रहा है। म्यू इज इक्वल टू 1, सिग्मा इज इक्वल टू 1, तो ये ग्रीन वाला दिख सकता है। तो म्यू की वैल्यू अगर हम एडजस्ट करेंगे तो बेल शेप जो रहेगा उसका जो सेंटर पॉइंट है वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, और म्यू की वैल्यू चेंज करने पर और सिग्मा की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे, है ना, तो उसके हाइट में फर्क पड़ेंगे, हाइट्स में चेंजेस आएंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसी किसी के बीच में फॉर्म होता है रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी के बीच में। जेड स्कोर्स और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे से हम बात करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं हम, है ना, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज्ड वे में हम उसको देख सकते हैं। जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x क्या रहता है? रैंडम वेरिएबल रहता है। इंटरप्रिटेशन क्या रहता है? हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन अवे इज फ्रॉम द मीन। ठीक है, इसका मतलब ये रहता है ना कि ये z वैल्यू की हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन अवे इज फ्रॉम मीन। ठीक है, कि ये जो मीन है ना, और ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पर, है ना, तो वो कितना कोई वैल्यू लाई कर रही है ना, तो वो मीन से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हम मेजर करते हैं ना, जैसे कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 0 से +1, है ना, ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हम देख सकते हैं कि यहाँ की वैल्यू कितनी दूर है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं, है ना, कि कोई वैल्यू कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है ना, मीन से। तो ये जीमैट स्कोर को अच्छे से मॉडल किया जा सकता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। म्यू इज इक्वल टू 711 है, 711 और सिग्मा इज इक्वल टू 29। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 680 के पहले कितना रहेगी। ठीक है, तो सेट हम निकाले 680 माइनस 711 डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो आंसर आया -1.06। ठीक है, z वैल्यू निकला। तो प्रोबेबिलिटी यूजिंग z टेबल हम निकाले कि z टेबल में -1 से
लेफ्ट तरफ कितना हमको आंसर मिलता है, -1.06, तो 0.14 हमको प्रोबेबिलिटी मिली। ठीक है, तो 697 से 740 तक के कैसे हम निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 से x2 के बीच में कैसे हम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको रिप्लेस किया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये x2 वाला बड़ा था तो उसको पहले लिख दिया है ना, और x1 वाला छोटा था तो उसको बाद में लिख दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं है ना, 740 के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो उसकी वैल्यू आ गई 784। ठीक है, म्यू कितना था, म्यू था 711, सिग्मा था 29। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या आई होगी, पी और z 0.84 आई है। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी निकाले 0.5697 के लिए हमारा z वैल्यू क्या आई, -0.5 है। ठीक है, तो उसकी z वैल्यू क्या आई, 0.31। ठीक है, z की जब हमने वैल्यू निकाली तो -0.56 भी हो सकती है ना, कुछ भी, तो आगे के नंबर को छोड़ दिया तो 0.31 लिया। ठीक है, माइनस किया तो कितना आया, 0.53 आंसर आया प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो 0.53 किधर लाई करेगा, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ गई 697 746। ठीक है, तो ऐसे हमको दिखता है वैल्यू नॉर्मल क्यू प्लॉट है ना। सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग वेरिएशन, सैंपल मीन वेरीज फ्रॉम वन सैंपल टू अनदर। ठीक है, एक सैंपल का दूसरे सैंपल से मीन अलग हो सकता है। सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से अलग रहता है। ठीक है, पॉपुलेशन मीन मतलब सबका कंप्लीट मीन है ना, और सैंपल मीन क्या रहता है, पर्टिकुलर कुछ डेटा हमने लिए उसका मीन। सैंपल मीन क्या रहता है, एक रैंडम वेरिएबल रहता है। ठीक है, जो भी सैंपल का मीन निकलता है वो रैंडम वेरिएबल उसको असाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन है 26, 32, 34, 40, तो 26, 32, 34, 40 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सबका जो मीन निकला वो ये निकला, प्रोबेबिलिटी जो सबकी निकली वो 1/6 की प्रोबेबिलिटी निकली। ठीक है, सबको प्रॉपर प्रोबेबिलिटी असाइन किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि सबको प्रॉपर प्रोबेबिलिटी ही असाइन करी जाए, कई बार कम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी असाइन करी जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे से हम देखें तो ये दो स्टेटमेंट दिया गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे से कमेंट करता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम कि सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता हो, कैसा चाहिए हमको, सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा देखना, तो वो नॉर्मल हमको दिखना चाहिए। अगर सैंपल अगर पॉपुलेशन का मीन अगर नॉर्मल दिखता है, ठीक है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, तो सैंपल का भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ही दिखना चाहिए। ठीक है, या फिर दूसरी चीज़ ये बोला जा रहा है कि जो सैंपल मीन रहता है ना, वो नॉर्मल रहना चाहिए, है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल रहना चाहिए अगर पॉपुलेशन मीन नॉर्मल नहीं है तब भी, है ना, या फिर पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल है तब भी। ठीक है, और अगर सैंपल साइज भी लार्ज है ना तब भी उसका सैंपल मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिया सैंपल का, है ना, वो नॉर्मल रहना चाहिए। क्या सैंपल साइज हमने ज़्यादा लिया है तो भी हमको हर सिचुएशन में वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखना चाहिए। ठीक है, तो पॉपुलेशन अगर नॉर्मल है तो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए सैंपल का, पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल है तब भी हमको